नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यारे दोस्तों आईसीआर का जो मॉप अप राउंड है वो भी कंप्लीट हो चुका है और सारे बच्चे जिनको अलॉट हुआ था आईसीआर वो सारे बच्चे धीरे-धीरे एक-एक करके जा रहे हैं अपने-अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। और हमारे यहाँ से जो कृष्णा भैया है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तैयारी की यहाँ पे साल भर रह के और एक दौसा जैसे क्षेत्र के अंदर ये साबित करके दिखाया अगर पढ़ 12वीं के साथ ही फाउंडेशन किया जाए, तो यहाँ से भी टॉप किया जा सकता है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आईसीआर के अंदर लिया जा सकता है। तो कृष्णा का हम इंटरव्यू लेंगे इस चीज़ के लिए। कृष्णा के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कृष्णा खुद ही बताएगा कहाँ है, कहाँ से पढ़ा है बच्चा 12वीं, 11वीं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है। हेलो, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और मेरे पिताजी का नाम लोकेश कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पे 12th क्लास में आया था। मेरी 11th क्लास रामकरण जोशी गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल से 11th किया और 12th में यहाँ पे फाउंडेशन करने का बच्चे ने निर्णय लिया कि यहाँ पे आके हमें तैयारी करनी है। अच्छा, यहाँ मैं पहले भी इस बात को पूछ चुका हूँ, एक बार फिर मैं पूछना चाहूँगा इस बच्चों के सामने कि यहाँ पे आने का डिसीजन किस प्रकार से आपने लिया, किसने मोटिवेट किया आपको यहाँ आने के मुझे पता नहीं था यहाँ पे सर की क्लास है। फिर बाद में मेरे यूट्यूब में मैं देखा था कि यहाँ पे क्लास है। फिर मैं यहाँ पे डेमो के लिए आया था। फिर डेमो क्लास से ही मुझे मतलब इंस्टीट्यूट पसंद आ गया। मैं देख लिया था कैसे क्या पढ़ाई होती है। टीचर्स को सब सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, जो आप पढ़े यहाँ पे इस साल भर आपने मेहनत करी, तो वहाँ पे जैसे कोचिंगों के अंदर चलता है जनरली ये चीज़ चलती है कि टीचर चेंज कर देते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, रेगुलर टेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे देखने मिली आपको? ऐसी कोई तो समस्या नहीं देखने मिली। मतलब टेस्ट टाइम टू टाइम होते थे, उनका अगले दिन सॉल्यूशन होता था, फिर नंबर होते थे जारी। तो वही फॉर्मेट शायद आपके साथ चल रहा है? चला नहीं चल रहा? ठीक है, आज ही पेपर सॉल्यूशन कराया अपन ने, कल टेस्ट पेपर था आपका, ठीक है। अब थोड़ा अपन विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद आपको किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ने के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई हमने, जिस प्रकार से टीचरों का आपको कोऑपरेशन मिला यहाँ पे, तो वो किस प्रकार से रहा आपके? थोड़ा संक्षिप्त करके और मिनिमाइज़ करके बताएँ। पढ़ाई में तो ये बोलूँगा बेस्ट हुई थी मेरी। तो सर ने पूरा कॉर्पोरेट करा। जैसे केमिस्ट्री में ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, जब सब बच्चे डरते उससे मैं भी डरता था। और सर ने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया, बार बार मैं उनके सर के पास जाता था कैबिन में, उनसे पूछने क्वेश्चन का आंसर बताते थे सर। एमटीजी सॉल्व करवाते थे आराम से, मतलब। और पेपर सॉल्यूशन के बाद जैसे कोई डाउट हो तो दोबारा समझाते थे। और सारे सर ने बस ऐसे ही करा है। उनके पास कुछ भी क्वेश्चन लेके जाओ ना, तुरंत आंसर देते थे वो। महत्वपूर्ण बात ये है कि कंटेंट के अलावा, यहाँ का जो कंटेंट है, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा? तीनों सब्जेक्ट के अंदर? कंटेंट के अलावा तो सर जैसे पेपर सॉल्व करवा देते थे सर। और बाहर के कोई क्वेश्चन होते थे वो सॉल्व कर लेते थे इसी कंटेंट से, वो भी हो जाते थे आराम से। और जैसे कोई कंपटीशन की कोई बुक है उसमें क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते थे। मतलब सीधी-सी बात यही है कि जो भी आपको पढ़ाया गया है, मैक्सिमम चीज़ें वही हैं। देखो टीचर कोशिश करता है कंप्लीट चीज़ कवर कराने की और हर किसी टीचर का उद्देश्य ये होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कवर करूँ। तो हमने भी उसी प्रकार से सब बच्चों को पढ़ाया अब तक और आगे पढ़ाते रहेंगे। जो कंटेंट यहाँ पे मिलता है पढ़ाने को, आपको पढ़ने को, और यहाँ जो टीचर को मिलता है पढ़ाने के लिए कि ये कंटेंट आपको पढ़ाना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको देखने मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन आप पेपरों से भी कवर करते हो, डीपीपी से भी कवर करते हो आप, ठीक है। जैसे अपन ने आज पेपर सॉल्यूशन किया है कि नहीं है, तो वहाँ पे आपने चीज़ देखी भी ये चीज़ क्लियर। बात करते हैं एक गंभीर विषय है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, वो ये है कि केमिस्ट्री का क्या इनके लिए तोड़ होना चाहिए, क्योंकि मैं तो बताता रहता हूँ सब बच्चों को किस प्रकार से पढ़ना है, लेकिन आपने वो चीज़ हैंडल की है। 1 साल के अंदर आप 12वीं के अंदर आते हो और 90% इस बच्चे की परसेंटेज है 12वीं के अंदर। मैं बहुत पहले बोल चुका जो परसेंटेज है बच्चे की कम से कम 90 तो रहने वाली है। और 12वीं के साथ ही आप जेट में भी टॉप करते हो, जेट में भी आपके काफ़ी अच्छे रैंक है, 317 नंबर है आपके। और अगर बात करें सीयूटी की तो 500 और 83 नंबर है आपके, बहुत अच्छे नंबर है ये, क्योंकि 1 साल के अंदर इनको नंबर को लाना बहुत बड़ी बात है। दोनों
चीज़ों को आपने हैंडल किया है, एक तो 12th प्लस एक फाउंडेशन, सही बात है कि नहीं? दोनों को अगर आप हैंडल कर रही हैं तो शायद मेरे हिसाब से आपके पास वो स्ट्रेटजी है जो शायद बच्चों को जानना ज़रूरी है। मैं मतलब पहले से ज़्यादा वैल्यू तो फाउंडेशन को ही देता था, क्योंकि उसमें वहाँ पे एग्रीकल्चर में जो पढ़ाते थे वही बेसिक में यहाँ पे नॉर्मल तरीके से वो पढ़ाते थे। और फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा देता था अहमियत केमिस्ट्री को, क्योंकि बायो और एग्रीकल्चर तो सबको आती है, सब जानते हैं, उसमें तो रट्टा लगा लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें दोनों चीज़ें चलती है, समझने वाली चीज़ समझी भी जाती है, और रट्टा लगाने वाली चीज़ जैसे कोई फॉर्मूले हो गए वो रट्टे लगाए जाते हैं। और केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था बायो और एग्रीकल्चर में तो सब नंबर लेके आएंगे, जो केमिस्ट्री में नंबर लेके आएगा ना वही रैंक लगाएगा। तो अंत में जो जीत होती है ये पक्का है, केमिस्ट्री अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो डेफिनेट वहाँ आपको जो नंबर है, आपकी जो रैंक है उसमें गिरावट देखने मिलेगी, पक्का है। अगर आपको रैंक तक जाना है, ज़रूरी नहीं है सिलेक्शन रेशियो भी मैं कह दूँ तो सिलेक्शन रेशियो तक पहुँचने के लिए आपको केमिस्ट्री की हेल्प चाहिए होगी। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिला आपको पढ़ाई को लेते हुए, वो कैसा मिला, किस किस प्रकार से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने मिली और क्या आपको अच्छा लगा, और हो सकता है कोई कमी हम में रह गई हो, तो उसके लिए भी क्या आप सजेस्ट करेंगे? एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था, जैसे टाइम टू टाइम क्लास चलती थी, टाइम टू टाइम ब्रेक होता था। और ये है कि कोई क्लास का ज़्यादा लोड नहीं रहता था, जैसे पहले केमिस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद तुरंत ज़्यादा लोड वाली क्लास नहीं होती थी, एग्रीकल्चर पटक देते थे। ये है, क्लास का टाइम टेबल एकदम सही था। और बाकी सब ठीक है सर मेरे हिसाब बच्चे के हिसाब से सब कुछ सही है चीज़ें। चलो आज आप आएंगे तो बच्चों के सामने रूबरू हो तो कम से कम बच्चों के क्वेश्चन भी, इनके मन में जो जहन में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको भी सुना जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है कि नहीं है? तो कौन सा बच्चा है जो कुछ पूछना चाहेगा बच्चे से? मेरे को भैया केमिस्ट्री में दिक्कत है, मेरे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। से। केमिस्ट्री को यही है, ज़्यादा रट के मत पढ़ो। केमिस्ट्री में क्या है, मैं 2-3 बार रिवाइज करता था। जैसे एक तो यहाँ पढ़ लिया, फिर उसको घर जाके सुंदर सुंदर नोट्स बना लिए, फिर संडे टू संडे पढ़ाई। तो ये है, केमिस्ट्री को जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। और किसी बच्चे के डाउट हैं कुछ? जो आपने पढ़ाई की पूरी साल में, जो आपने उसको किस प्रकार डिवाइस किया, मतलब कि टाइम टू टाइम मेंटेन किया उसको, हमको समझाओ कि जिस प्रकार हम भी उसको कर सके और हम भी पढ़ सके उस चीज़ को। बच्चे का कहना है कि अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि बच्चे का ये कहना है कि जो इतना बड़ा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस वास्तव में एक बड़ा सिलेबस है। अब शुरुआत में एग्रीकल्चर जब बच्चा पढ़ता है तो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं 12वीं के अंदर, यहाँ चीज़ें डिफरेंस एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है। बच्चे का सीधा क्वेश्चन ये है आपसे कि इतने बड़े सिलेबस को हम किस प्रकार से हैंडल करें, है कि नहीं है? और क्या रणनीति अपनानी चाहिए हमको जो आपने अपनाई, तो वो आपके सीक्रेट जो राज हैं, वो सीक्रेट राज जानने की कोशिश कर रहे ऐसे भाई सीक्रेट राज तो कुछ नहीं है। ये है कि जो सुबह पढ़ाया ना उसको रेगुलर, जब क्लास चली है ना उसको शाम को जाके एक बार दोबारा रिपीट कर लो। और जैसे एक टाइम टेबल फिक्स करो कि इस टाइम पे यही करना है। जैसे मैं तो क्या है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ नहीं पाता था, तो मैं रात को थोड़ा लेट तक पढ़ता था। और जो सुबह हुआ है ना, मतलब जो लिखा हुआ है कंटेंट, उसको शाम को जाके रिपीट करता था। और अगले दिन यदि कोई डाउट हो तो वो पूछता था, उस दोबारा क्लियर हो जाता था। हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि भाई जाते यहाँ से आप पहले तो इस कंटेंट को पढ़ो जो आपको पढ़ाया गया है कि नहीं? और यदि आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप अंडरलाइन करके ले आओ, संबंधित टीचर से पूछ लो। बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट कोई बच्चा? जैसे आप पहली बार कक्षा में आए क्लास में, आपने एग्रीकल्चर पढ़ी, बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, तो उस हिसाब से आपने एग्रीकल्चर को कितना टाइम दिया, केमिस्ट्री को कितना दिया और बायो को कितना दिया, और उस हिसाब से आपने क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया, पहले एग्रीकल्चर के सोल्व किए या फिर पेपर में पहले केमिस्ट्री के सोल्व किए या बीच में पहले बायो के सोल्व किए, कौन से क्वेश्चन आपने पहले सोल्व किए, क्योंकि टाइमिंग भी तो पेपर का सेट भी तो होना चाहिए ना, टाइमिंग सेट।
2 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चन करने होते हैं, तो उस हिसाब से आपने कैसे किया? पेपर में मतलब सबसे पहले तो मैं एग्रीकल्चर को देखता था। केमिस्ट्री शुरू में नहीं देखा मैंने कभी भी, क्योंकि क्या है, शुरू में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग खराब होता है। तो पहले तो एग्रीकल्चर, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, उनके सबसे पहले तो मैं आसान आसान क्वेश्चन देख लेता था और वो उनको अलग कर देता था। वो क्वेश्चन हो गए, फिर थोड़े हार्ड, जिससे क्या है टाइम में से बचा रहता है। यदि एक ही सब्जेक्ट में रहो ना आप, उसी को ही सॉल्व करते जाओ तो टाइम बर्बाद होता है। हार्ड क्वेश्चनों को लास्ट में सॉल्व करने चाहिए। जो क्या है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना उतने टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रहता है। और ये है कि केमिस्ट्री में लास्ट में देखता था सबसे ज़्यादा हार्ड वही थी सबके लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए केमिस्ट्री सबसे हार्ड है। बाकी तो बायो को भी रट लेते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन को लास्ट में देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो सबसे। ऑर्गेनिक में मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा मैं तो ऑर्गेनिक को दिया था मैंने। इनऑर्गेनिक तो हो जाती है, ऑर्गेनिक में लगता है समय याद करने में। इनऑर्गेनिक तो आसान थी, उसको तो आराम से पढ़ा था हमने करके। इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, बस वो आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो उसमें सारी अभिक्रियाएं आती है। इनऑर्गेनिक में सिर्फ आपको समझ के पढ़ना ही तो है। यह है कि सारी अभिक्रिया अलग अलग चलती है, कुछ को समझना पड़ता है, कुछ की ट्रिक बनानी पड़ती है। मैंने ऐसे ही पढ़ा है, कईयों के गाने बना दिए। और देखिए, जब अपन को लगता है कि ये कठिन है सब्जेक्ट, तो उसके लिए ये है कि अपने ट्रिकों को आजमाते हैं, है कि नहीं। और ट्रिक बनाने के लिए मैं क्लासरूम में जैसे मेरे को लगता है ना कि भाई ये तुमसे याद नहीं होगा, तो मैं उसको कहीं ना कहीं पार्टीशन कर देता हूँ या ट्रिक के रूप में उसको डाल देता हूँ। ऐसा ही मैंने इनके साथ किया, सही बात है। और वैसे ही मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हर टीचर ये करता है, अगर कोई चीज़ माना कि टफ है तो उसको क्या करते हैं अपन, पार्टीशन कर देते हैं या फिर किसी ट्रिक के रूप में उसको याद करने की अपन कोशिश करते हैं। तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला है केमिस्ट्री को पढ़ने का, और लगातार रिवाइज करो, यही महत्वपूर्ण है। अभिक्रियाएं बिल्कुल समान दिखती हैं वो शुरुआत में, लेकिन जब अच्छे से पढ़ोगे, 5 से 6 बार रिवीजन करोगे, तो डेफिनेट आपको वहाँ पे क्लियरिटी आना ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि ये अभिक्रिया ये कहना चाहती है। और किसी बच्चे का क्वेश्चन हो? मैं तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने फाउंडेशन होते हुए भी उधर भी आपने सफलता दिखाई, बेसिक में भी फाउंडेशन में भी सफलता दिखाई। तो हम आपकी दोनों तरफ की सफलता को देखकर एक तरफ से चौंकन्ने रह गए कि आप इतने दोनों तरफ आपने से अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं भी फाउंडेशन में हूँ, तो आप मेरे को ऐसा बताओ कि मैं बेसिक में भी अच्छा सफलता प्राप्त कर सकूँ और फाउंडेशन में भी अच्छा कर सकूँ। तो ऐसे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए हमको, कितना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए? आप ये बताओ कि हम दोनों तरफ भी सफलता प्राप्त कर सकें। ये है कि दोनों तरफ से सफलता प्राप्त करनी हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। जैसे मैं करता था, मेरे पास पूरा टाइम रहता था ना 100%। उसका क्लास शेड्यूल यहाँ पे सुबह 7 बजे से थी और शाम को मैं 6 बजे जाता था घर पे। वहाँ से जाके सबसे पहले मैं बेसिक को उठाता था, हिंदी, इंग्लिश, बाकी एग्रीकल्चर की तीनों, उनको 2 या 3 घंटे में सॉल्व पूरा काम हो जाता था। फिर उसके बाद मैं खाना खा के आराम करता था, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटा, जितना भी है। उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन की सब्जेक्ट उठाता था और सबसे पहले केमिस्ट्री थी, क्योंकि केमिस्ट्री को जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा निखार आता है। और एग्रीकल्चर को क्या है ना, यहाँ पे जैसे कोई ब्रेक भी हुआ ना तो उसमें पढ़ लेते थे। हाँ। तो बच्चों के मन में जो डाउट्स थे पढ़ाई को लेते हुए, क्योंकि ये नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और इन बच्चों को लगभग यहाँ से 6 महीने तकरीबन हो चुका है पढ़ाई करते करते।
तो इनके मन में स्वाभाविक सी बात ये है कि कंसेप्ट जो है याद करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से पेपर को हैंडल किया जाए, तो सारे जो कन्फ्यूजन थे आपके सामने रखे। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश भी करी, और ये गाइडेंस होता है जिसके बलबूते पे अपन आगे जाके एक टॉप भी करते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी प्राप्त भी करते हैं। तो अब इन बच्चों को कम शब्दों में आप क्या बताना चाहोगे कि भाई ये बेस्ट होगा। अब तुम्हारे लिए नवंबर का महीना जा चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने का समय बचा हुआ है, किस प्रकार से रणनीति अपनानी चाहिए लास्ट में। अब तो ये नवंबर का महीना भी जाने को आया। अब ये है कि तुम ऐसे फालतू के शौकों में तो पढ़ो मत ज़्यादा, ना ज़्यादा आलस दिखाओ कि कल पढ़ लूँगा, कल का कल ही हो जाता है। जैसे ये रहता है ना फ़ोन, टीवी ऐसे। और ये है कि ज़्यादातर टाइम में मतलब यदि पढ़ाई से ऐसे ऊब भी जाओ ना तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो। मेरे क्या था, मैं मतलब छत पे चल जाता था घर की, वहाँ पे घूमता रहता था और ऐसे ही बात कर लेता था किसी से, घर वाले से ही। और ये था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से सेट कर रखा था मैंने कि इतना टाइम किस विषय को देना है। और ये है कि तुम भी अपने हिसाब से ही सेट करना कि तुम्हारे कौन सी विषय ज़्यादा टफ लगती है, उसको ज़्यादा टाइम देना। मुझे केमिस्ट्री थी, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों के केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ है, तो उसको मैंने बहुत बढ़िया टाइम दिया था। तो सीधी सरल भाषा में यही है कि अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो उसका मूल मंत्र यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए, है कि नहीं। अगर आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेट ये है कहीं ना कहीं सफलता से आप दूर जा रहे हो। और सबसे बड़ा इस टाइम पे जो हाइड्रोजन बम है वो क्या है, फोन, सबसे खतरनाक चीज़ है। और ये अभी नहीं, 2020 के बाद में जब कोरोना लगा है वहाँ से ही ये चीज़ आपके जहन में और बच्चों के जहन में आ चुकी है चीज़ें कि फ़ोन बगैर तो हमारी ज़िंदगी कटने वाली नहीं। अगर आप फ़ोन से दूर रहोगे तो डेफिनेट आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, ये देखना चाहिए। हालांकि ये इंफॉर्मेशन के माध्यम अगर आप सही यूटिलाइज करोगे तो बिल्कुल सही है, अगर आप इसका यूटिलाइज ज़्यादा करोगे, वही बात है मीठा ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, कम खाओगे तो आपके लिए सही है। तो सेहत के लिए फ़ोन को कम चलाओ, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ करो सोशल मीडिया। तो पक्का है कि देखो अच्छा, एक बच्चे के मन में एक ये बात और होती है कि अपन बाहर जाएं, है कि नहीं, बाहर जाके पढ़ें, है कि नहीं है। अच्छा, एक एक समस्या और है यहाँ पे, आपने तो घर पे रह के पढ़ाई की है, बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है सब वहाँ बाहर जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, जब ज़्यादा पढ़ाई होगी, तो वो चीज़ कभी आपके मन में नहीं आई। वो तो सबका अपना अपना मत होता है कि किसने कहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई करी। ये था कि मुझे लाइब्रेरी से तो एकदम दूर ही रहना था, लाइब्रेरी में मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं ट्राई करा था एक बार, नींद आती थी वहाँ पे, फ़ोन चला लो बस वाईफाई से। मैं घर पे रह के ही बढ़िया पढ़ाई, इसको ही ज़्यादा महत्व देता हूँ, घर पे रह के। मतलब लाइब्रेरी का सिस्टम भी ऐसा है, देखो आपको लाइब्रेरी के दुष्प्रभाव भी बता दिए इस बच्चे ने कि लाइब्रेरी में जाके क्या करते हैं बच्चे, वाईफाई छोड़ लेते हैं, है कि नहीं है, और तुरंत नोटिफिकेशन आते हैं, तुरंत नोटिफिकेशन पे गए और आपका समय पूरा खराब। क्लियर। तो लाइब्रेरी जाते हो आप तो इसका विशेष कर ध्यान रखना है अपन को कि पढ़ाई अपनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्लियर। और एक श्री राम भैया और बैठा हुआ है हमारे पास, श्री राम से भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा दिल में मत लाना कि मेरे को सब नींद बैठ रहेगा, आइए थोड़ा पास गया। श्री राम भैया एक ऐसा विद्यार्थी है मेरे लिए, और पूरे संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए आइडिया। मैं पहले बोल चुका हूँ, एक कृष्णा है तो दूसरा सुदामा है। अर्थात ये बच्चा जब आया तो मैं बताऊं मेरे मन में भी एक शक पैदा हुआ कि यार ये बच्चा पास होगा कि नहीं होगा। कारण ये है कि इस बच्चे ने 12वीं क्लास का ट्यूशन यहीं पे किया, और जब इस बच्चे को हम पढ़ाते तो उस टाइम पे अगर दोबारा हमने क्वेश्चन कर लिया क्रॉस कि हमने क्या पढ़ाया, तो ये बच्चा उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। और वही बच्चा 12वीं पास करने के बाद हमसे आगे डायरेक्टली बोलता है कि सर मुझे फाउंडेशन की तैयारी करनी है। सवाल हमारे सामने भी कठिन था कि यार इस बच्चे को आखिर पास कैसे करें। लेकिन एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव रही इसके लिए कि ये टाइम पे आएगा,
और जब कोई बच्चा समय पे आता है तो डेफिनेट उस बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट देखने को। तो श्री राम भैया से पूछने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि श्री राम भैया ने किस प्रकार से यहाँ पे रह के मेहनत की। मैं जब यहाँ आया था तो मैं लेट हो गया था आने में। तो फिर सर ने ना कोर्स वोर्स तो सब करा दिया था। सर ने ऐसे कहा था कोर्स पूरा कराऊंगा आपको। और सर पेपर सॉल्यूशन कराते थे और डीपीपी देते थे, पूरा काम कराते थे और रिवाइज भी कराते थे, रिवीजन। तो कृष्णा का साथ आपने शायद क्लासरूम में रेगुलर बनाए रखा। कृष्णा को लेते आपके दिमाग में क्या साइकोलॉजी थी? कृष्णा से मैं नवंबर में मिला था लास्ट में। हम लंच एक साथ करते थे, ऐसे बातचीत होती गई, एक साथ घर जाते थे, एक साथ आते थे। इससे पूछा मैंने पढ़ाई वढ़ाई कैसे करे, इससे आई लिया डिसीजन। फिर मैंने इसके साथ ही गया, इसके साथ आते संगत का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने ये देखा, संगत आप जैसी संगत रखोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। तो जैसे बच्चा बोल रहा है वहाँ से आपके दिमाग में एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, कितना सीधा साधा बच्चा है, कोई ज़्यादा दिमाग लगा के बात नहीं करता है, सीधी बात जो है भाई ये बात थी और इसलिए मैंने कृष्णा से संपर्क करा और कृष्णा ने मेरे को फॉर्मेट बताया कैसे कैसे पढ़ना है, उसी फॉर्मेट पे मैं चलता रहा और आपका फाइनली ICAR में नंबर आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप संगति में रहते हो तो डेफिनेट आपको संगति भी बहुत आगे तक लेके जाती है। यहाँ से हमने जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार से यहाँ पे मेहनत कराई जाती है और बच्चों को गाइडेंस के रूप में बताया जाता है। जो बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं, देखो हर कोई आदमी ये बोलता है कि दोस्त इस क्षेत्र में पढ़ के क्या पता तुम्हारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से सिलेक्शन नहीं, रैंक तक बच्चे पहुँच रहे हैं। सिलेक्शन की मैं बता दूं तो आप आज पूरी राजस्थान से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो यूएस पावर एग्रीकल्चर फाउंडेशन से निकलेंगे। 60% बच्चे ICAR के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और जेट की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो जेट की काउंसलिंग चल रही है, लगभग कंप्लीट मैं बोल दूँ आपको 95% बच्चा जो यहाँ पे पढ़ रहा है वो बच्चा कंप्लीट सेलेक्ट होके जाएगा गवर्नमेंट कैंपस के। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप भी यदि यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं और यदि आपके घर पे ऐसे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं और वो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं है, तो आप बेसिक एक बार यहाँ पे आके विजिट करें चीज़ों का और डेफिनेट आपको यहाँ पे चीज़ें वो देखने मिलेगी। अगर यहाँ पे पूरी राजस्थान के अंदर बात की जाए तो ये कैंपस सबसे पुराना कैंपस है, 2017 से चल रहा है। आप आराम से इसके बारे में चेक कर सकते हैं और बच्चों के मोटिवेशन के लिए लगातार इस प्रकार से हम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित करते रहते हैं कि भाई बच्चों को मोटिवेट हम करते रहें, बोर नहीं हो बच्चा। क्लियर? कृष्णा से हमने आज जानने की कोशिश करी कि भाई किस प्रकार से इसने मेहनत करी और आज ये बच्चा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट है। जेट की काउंसलिंग 317 नंबर है लेकिन बच्चा नहीं कर पाएगा। क्लियर? बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट काउंसलिंग के बारे में देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।